हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण, या हम चर्चा करेंगे ईटीएस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी क्रेब्स चक्र के बारे में और आज चर्चा करने वाले हम ईटीएस के बारे में। ये जो ईटीएस है ये श्वसन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या हम बोल सकते हैं लास्ट स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। यह श्वसन का अंतिम चरण है। क्या लिख सकते हैं? श्वसन का अंतिम चरण। जो हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं वो श्वसन की फर्स्ट स्टेप्स है, और जो ईटीएस है वह श्वसन का अंतिम चरण है। ये जो ईटीएस है इसके बारे में हम लिख सकते हैं रन इन ऑक्जिसोम्स, या हम इसको लिख सकते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये जो ईटीएस है ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है उस पर चलता है, या ऑक्जिसोम्स पे, क्योंकि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर ऑक्जिसोम्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण। अब मैं इसके बारे में आपको आगे बताने से पहले हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। हमने पीछे ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, और ग्लाइकोलाइसिस में हमने सबस्ट्रेट लेवल पर पढ़ा कि वहां 4 एटीपी बनती है। ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल पे 4 एटीपी बनती है, 2 एटीपी कंज्यूम हो जाती है, तो जो शुद्ध लाभ जो बचता है वो होता है 2 एटीपी। क्रेब्स चक्र में हमने देखा कि सबस्ट्रेट लेवल पर 1 एटीपी बनती है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 क्रेब्स चक्र चलते हैं, तो 1 एटीपी 2, तो क्रेब्स में कितने जनेंगे? यहां भी 2 एटीपी बनते हैं। टोटल कितने एटीपी हुए? 4 एटीपी। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में से टोटल सबस्ट्रेट लेवल पे 4 एटीपी प्राप्त हुए। तो एक ग्लूकोज में सिर्फ 4 एटीपी तो नहीं होते, या श्वसन का जो चक्कर चलता है वो 4 एटीपी के लिए तो नहीं चलता। ग्लूकोज में, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में लार्ज अमाउंट में एटीपी उपस्थित होते हैं, या जो लार्ज अमाउंट में ऊर्जा पाई जाती है। अब आपने देखा होगा कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में कुछ एंजाइम्स का निर्माण किया था, कुछ कोएंजाइम्स का निर्माण किया था, जिनको हम रेड्यूस कोएंजाइम बोल सकते हैं, जैसे किसका? NADH2 का। हमने जो ग्लाइकोलाइसिस था, मैं यहां लिख देता हूं ग्लाइकोलाइसिस में हमने 2 NADH2 बनाए थे, और क्रेब्स साइकिल में हमने 3 NADH2 और एक क्या बनाया था? FADH2। यदि इन रेड्यूस को एंजाइमों को हम ईटीएस में लेकर जाते हैं, या ईटीएस में जाकर यह जो 2 NADH2 हैं इनसे बनेंगे कितने? 6 एटीपी। किसमें? ईटीएस में जाकर। और ये जो 3 NADH2 हैं इससे कितने बनेंगे? 9 एटीपी। एक जो FADH2 है उससे बनेंगे कितने? 2 एटीपी। टोटल कितने हुए? 11। और आपको पता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्रेब्स के 2 चक्कर चलते हैं, तो 11 × 2 क्या? 22। अब यदि इनको हम ऐड करते हैं या इनको हम देखते हैं, तो यहां से देखिए आप, 22 ये है, 6 ये है, 28, 4 एटीपी क्या है? ये है, कितने हुए?
32, और आपको पता है 6 एटीपी लिंक रिएक्शन से प्राप्त होते हैं, तो 38 एटीपी, यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हम अधिकतम कितने एटीपी प्राप्त कर सकते हैं? 38 एटीपी। सबस्ट्रेट लेवल पर सिर्फ कितने एटीपी मिलेंगे? 4 एटीपी। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ये 38 एटीपी प्राप्त करने के लिए ईटीएस चक्र संचालित होता है। किनसे? रेड्यूस जो कोएंजाइम है इनका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन से कितने एटीपी बनेंगे? 38 या 36 भी बनते हैं, पर मैं अधिकतम बता रहा हूं 38 एटीपी जो प्रोडक्शन के लिए क्या चलेगा? ईटीएस चक्र चलता है। अब हम देखते हैं इसके बारे में आगे ईटीएस में क्या होता है। देखो, ईटीएस के अंतर्गत प्रमुख रूप से दो घटनाएं होती हैं। प्रमुख रूप से क्या होंगी? दो घटनाएं होती है ईटीएस के अंतर्गत। पहला है जो रेड्यूस कोएंजाइम होते हैं, जो रेड्यूस कोएंजाइम होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होगा। जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में जो रेड्यूस कोएंजाइम्स बनते हैं उनका ऑक्सीडेशन होगा। जैसे अपने पास एक रेड्यूस कोएंजाइम था, क्या? NADH+H, इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने से क्या बनेगा? NAD प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। यह क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो ईटीएस में मुख्य रूप से रेड्यूस कोएंजाइमों का ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन से हमें फ्रेश NAD 2H+ आयन और इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। आप यहां पे ध्यान रखिए, ये जो NAD है ये तो वापस किस में चले जाएंगे? क्रेब्स और ग्लाइकोलाइसिस में चले जाते हैं। सॉरी, क्रेब्स और ग्लाइकोलाइसिस में चले जाते। कौन? NAD। आपने देखा होगा ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में हमें फ्रेश NAD की जरूरत होती है, और ये जो NAD है इसी से NADH2 का निर्माण होता है। कहां पे? क्रेब्स और ग्लाइकोलाइसिस में। तो ये तो वापस किस में चले जाएंगे? जो ये NAD है ये वापस किस में चले जाएंगे? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स में, और वहां जाके क्या बना लेंगे? NADH2। क्योंकि कोशिका के अंतर्गत इनका कोई अनंत भंडार तो है ही नहीं, यही एक बार लोडिंग होते हैं, एक बार अनलोडिंग होते हैं। यहाँ पे अनलोडिंग हो गए, वहां जाके क्या हो जाएंगे? लोडिंग हो जाएंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है ये ईटीएस में काम आते हैं, या इनसे एटीपी सिंथेसिस किया जाएगा। तो पहला क्या हुआ? रेड्यूस कोएंजाइमों का ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन से H+ आयन और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? क्रमिक प्रवाह होगा। इलेक्ट्रॉनों का क्रमिक प्रवाह होगा, मतलब ये एक ग्राही से दूसरे ग्राही के पास क्रम से जाएंगे, और इनकी गतिज ऊर्जा को एटीपी सिंथेजेज एंजाइम ग्रहण करेंगे, और एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर एटीपी का निर्माण कर लेंगे। यानी जो दूसरी घटना होती है वो होती है क्या? एटीपी प्रोडक्शन या एटीपी फॉर्मेशन। तो आप ध्यान रखना, ईटीएस के अंतर्गत प्रमुख रूप से दो घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी? रेड्यूस कोएंजाइमों का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्रमिक प्रवाह होगा, जिसे एटीपी प्रोडक्शन किया जाता है। अब जो इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, उस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं। वह कंपाउंड्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्राही कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हुए हैं इनको ग्रहण करने के लिए कुछ कंपाउंड्स होते हैं। किस पर? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। कौन कौन से? यानी कुछ जिनको हम बोल सकते हैं सॉरी, इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन ग्राही कंपाउंड्स। और ये कंपाउंड्स कहां पाए जाते हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। प्रमुख रूप से कौन कौन से? एफएमएन, एपीएस, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम,
A3 B C C1, ये मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो को एंजाइमों के ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। कौन कौन से, FMN, FES, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम A, A3 B C C1। अब इनमें आप ध्यान रखना, ये जो साइटोक्रोम होते हैं, ये जो साइटोक्रोम होते हैं वो होते हैं प्रोटीन ऑफ आयरन, मतलब ये आयरन के बने हुए प्रोटीन होते हैं। कौन, साइटोक्रोम। साइटोक्रोम प्रमुख रूप से प्रोटीन ऑफ आयरन होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, मतलब ये आयरन के बने हुए प्रोटीन होते हैं। और यहां पे आप एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखना, जो साइटोक्रोम A3 होता है, उस साइटोक्रोम A3 को साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहा जाता है। साइटोक्रोम जो A3 है उसको क्या बोला जाएगा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहा जाता है, क्योंकि इसमें आयरन के साथ कॉपर भी प्रेजेंट होता है। साइटोक्रोम A3 में आयरन के साथ कॉपर भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहा जाता है। इस पूरी जो चैन होती है, जो इलेक्ट्रॉन ग्राहियों की जो चैन होती है, उस पूरी चैन में एक तो साइटोक्रोम C और एक यूबिक्विनोन, ये दोनों के दोनों चल वाहक होते हैं। दोनों के दोनों क्या होंगे, चल वाहक होते हैं, या इनको हम बोल सकते हैं दोनों के दोनों मोबाइल होते हैं। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर जो इलेक्ट्रॉन जो ग्राही होते हैं, जो इनकी पूरी जो चैन होती है, पूरी जो श्रृंखला होती है, इस पूरी श्रृंखला में एक तो साइटोक्रोम C और एक यूबिक्विनोन, ये दोनों चल वाहक होते हैं, मतलब ये मूवमेंट करते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रॉन ग्राही हैं वो एक ही जगह रहेंगे अपने नियत स्थान पे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करते हैं। कौन कौन से, साइटोक्रोम C और यूबिक्विनोन, UQ, ये दोनों चल वाहक होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं, इन इलेक्ट्रॉनों का इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर ग्राहियों के द्वारा ट्रांसफर किस प्रकार से होता है, आगे देखते हैं। ये जो अपनी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर ये कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये कंपाउंड्स क्या होंगे, और जो को एंजाइमों का ऑक्सीडेशन होगा, अपने पास था क्या, NADH+H+, इसका ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीडेशन से क्या बना, NAD प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, और इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटा। अब ये जो कंपाउंड्स होते हैं जो अभी मैंने पीछे पढ़े, जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, कौन कौन से, जो भी हमने पढ़े, जैसे FMN, FES, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम A, A3 B C C1, ये जो ग्राही होते हैं वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर अपनी रेडॉक्स पोटेंशियल के इंक्रीज फॉर्म में होते हैं। मतलब रेडॉक्स पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन, उसकी इंक्रीज फॉर्म में रहते हैं। क्या रहेंगे, इंक्रीज फॉर्म में रहते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में ऊपर से नीचे आएंगे तो इनकी जो रेडॉक्स पोटेंशियल है वो क्या करेगी, बढ़ती जाएगी, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यदि रेडॉक्स पोटेंशियल यदि पॉजिटिव है तो ये कंपाउंड्स क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। कंपाउंड्स क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। और यदि रेडॉक्स पोटेंशियल नेगेटिव है तो ये रिड्यूस होंगे, यानी एक ऑक्सीकृत होंगे, एक क्या होंगे, अपचयित होंगे। अब ये कंपाउंड्स इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर अपनी रेडॉक्स जो पोटेंशियल होगी उसकी इंक्रीज फॉर्म में रहते हैं। या मैं ये बोलूं कि जो ऊपर की तरफ जो कंपाउंड्स हैं वो नेगेटिव रेडॉक्स पोटेंशियल वाले हैं, यानी रेड्यूस है, क्यों, और नीचे वाले क्या हैं, ऑक्सीडाइज है। यहां पे जो पाए जाएंगे वो
ऑक्सीडाइज और यहाँ पे जो पाए जाएंगे वो रेड्यूस। क्योंकि आपको पता होगा ये जो को एंजाइमों का ऑक्सीडेशन हुआ है, ये ऑक्सीडेशन यहाँ टॉप पे होता है, सबसे ऊपर। ये जो क्रिया हो रही है NADH+, ये क्रिया यहां हो रही है, यहां ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं H+। तो आपने देखा होगा H+ आयनों की संख्या ज्यादा होगी तो क्या होगा, रिड्यूस। और यहां से यदि हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ये ग्राही अपनी रेडॉक्स पोटेंशियल की इंक्रीज फॉर्म में होते हैं। यहां पे आते आते ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। क्योंकि सबसे लास्ट में कौन है, आपको पता है O2। तो O2 यदि सबसे लास्ट में है तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो ये क्रिया यहां पे हो रही है, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां मुक्त हो रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्रम से एक ग्राही से दूसरे ग्राही के पास जाएंगे और अंत में ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिए जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्रम से क्यों है, डायरेक्ट भी आ सकते थे भाई, ये डायरेक्ट भी ऑक्सीजन के पास ये आ सकते थे, एक ग्राही से दूसरे ग्राही के पास क्यों आए। इसके लिए मैं आपको देखो एक एग्जांपल लेता हूं। इधर देखो, ये कोई भी ये बहुमंजिला इमारत है, ये कोई बहुमंजिला क्या है, इमारत है। हर इमारत पे कोई ना कोई खड़ा है, एक पर्सन खड़ा है, यहां खड़ा है, यहां खड़ा है। अब यहां पे एक ये पर्सन खड़ा है, मान लो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है, मैं बोल सकता हूं यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है, और यहां इसकी प्रेमिका खड़ी है नीचे, यहां इसकी क्या खड़ी है। अब इसको, इस प्रेमी को अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए ये डायरेक्ट आ सकता है। यदि ये डायरेक्ट आएगा तो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हद से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ये डायरेक्ट आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी और ये इससे टकराएगा, टकरा के क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसे यदि इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ऑक्सीजन के पास आएगा तो जो इसमें यहां पोटेंशियल एनर्जी है वो हद से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी और ये नष्ट हो जाएगा। यदि ये प्रेमी इस मिंजल से इस पर ऐसे क्रम से आएगा तो ये लास्ट में अपनी प्रेमिका से आराम से मिल लेगा। अब हर मिंजल पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो हर व्यक्ति की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी। क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी किसके अनुसार होती है, mgh के अनुसार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण और हाइट के अनुसार। तो यहां पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसके पास है, जो टॉप पे है, उससे कम नीचे वाले के पास, उससे कम नीचे, और सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी उसके पास है जो सबसे नीचे है, यानी उसकी हाइट कम है। अब इसका क्या हो रहा है, एक मिंजल से दूसरी मिंजल पे क्या होगा, ट्रांसफर होगा इन इलेक्ट्रॉनों का ऐसे। और इस ट्रांसफर से जो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी उस गतिज ऊर्जा को एटीपी सिंथेटेज एंजाइम ग्रहण करेंगे और एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को क्या करेंगे, जोड़ के एटीपी का संश्लेषण करते हैं। इस पूरी श्रृंखला में ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन लास्ट में किसके पास आ गए, ऑक्सीजन के पास। और यहां पे आप ध्यान रखना, हाँ O2 प्लस इलेक्ट्रॉन, और अभी इनके बारे में मैं बताऊंगा। ये H+ आयन विभिन्न माध्यम से इसके पास आ जाएंगे डायरेक्ट H+ आयन, और ये किस में बदल जाएगा, H2O में। किस में बदल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न माध्यम से लास्ट में कौन ग्रहण कर लेगा, इनको ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके और प्रोटॉनों को ग्रहण करके किसका निर्माण करेगा, जल का। आपको मैंने बताया था रेस्पिरेशन के अंतर्गत CO2 और किसका निर्माण होता है, H2O का। इसको बोला जाता है, ध्यान में, टर्मिनल रिएक्शन। क्या बोला जाएगा, टर्मिनल रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की अंतिम अभिक्रिया। हम बोल सकते हैं लास्ट रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की अंतिम अभिक्रिया है ये। यदि क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, श्वसन की अंतिम अभिक्रिया कौन सी है, जल का निर्माण होना, लास्ट रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। इसलिए इसको टर्मिनल रिएक्शन बोला जाता है। और यहां पर आप ध्यान रखिए, श्वसन की एकमात्र अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन डायरेक्ट काम आती है। मैं लिख देता हूं यहां, श्वसन की एकमात्र अभिक्रिया जिसमें O2 डायरेक्ट काम आती है। अभी तक किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन डायरेक्ट काम नहीं आई थी। इस अभिक्रिया में ही जहां जल का निर्माण होता है O2 डायरेक्ट काम आती है और इसको टर्मिनल रिएक्शन बोला जाता है। और यह मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंतर्गत
ऑक्सीजन जो होती है वो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होती है। ऑक्सीशोषण के अंतर्गत ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही। अब हम बात कर रहे थे सिर्फ इन इलेक्ट्रॉनों की बात की है। जो ये प्रोटॉन होते हैं, जो H+ आयन होते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये जो प्रोटॉन होते हैं, तो एक्चुअली जो एनर्जी होती है वो प्रोटॉन्स के पास होती है। अभी हम आगे जब एटीपी का संश्लेषण करेंगे तो एक्चुअली जो एटीपी के संश्लेषण में जो योगदान रहेगा वो किसका रहेगा? H+ आयन होगा, क्योंकि पीएच का डिफरेंस यही क्रिएट करेंगे। सेल मेम्ब्रेन के दोनों ओर पीएच का डिफरेंस यदि कोई क्रिएट करेगा तो कौन करेंगे? H+ आयन। इन H+ आयनों से एटीपी संश्लेषण किस प्रकार से होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जब कीमोओस्मेटिक थ्योरी पढ़ेंगे, एटीपी सिंथेसिस की कीमोओस्मेटिक थ्योरी पढ़ेंगे जो पीटर मिशेल ने दी थी, उसमें चर्चा करेंगे कि इन H+ आयनों से एटीपी का संश्लेषण किस प्रकार से होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एटीपी सिंथेसिस की कीमोओस्मेटिक थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे और फिर ईटीएस का जो मैकेनिज्म है, क्रिया विधि है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।